Hello everyone. Today we will start a new chapter of our history, chapter 7. Chapter name is Weavers, Iron Smelters and Factory Owners of Class 8th History. वीवर्स का मतलब होता है बुनकर, जो बुनाई वगैरह का काम करते हैं, चाहे वो कपड़े की बुनाई हो, कालीन हो, दरी हो, ये सब की बुनाई की जो काम करते हैं उनको वीवर्स कहा जाता है। आयरन स्मेल्टर्स जो लोहा बनाने वाले होते हैं, लोहे से बने जो सामान होते हैं उनको जो बनाते हैं उनको आयरन स्मेल्टर्स कहा जाता है। एंड फैक्ट्री ओनर्स जो फैक्ट्री के मालिक हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट वी विल रीड about this chapter introduction part. The chapter tells the story of the crafts and industries of India during British rule by focusing on two industries, textiles, आयरन एंड स्टील्स। इस चैप्टर में हम सबसे पहले जो स्टोरी है क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज़ की, जो कि ब्रिटिश रूल के टाइम इंडिया में थे, उनके बारे में फोकस है। और जो मेन दो इंडस्ट्रीज़ थी टेक्सटाइल और आयरन और स्टील की, का विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी और उद्योगों की क्या दशा थी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों ही उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन ने 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा था। ब्रिटेन के औद्योगिकीकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। हम चैप्टर 2 में भी यह स्टडी कर चुके हैं, देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय भूभाग पर कब्जा किए हुए और मतलब भूभाग जो थे उन पर कब्जा किया और किस तरह अपना व्यापार का ढांचा बदलता गया उन्होंने बदला। और 18वीं सदी के एंड तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीज़ें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड और यूरोप में ले जाकर बेच देती थी। और इसी क्रय विक्रय से ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, मुनाफा होता था। और जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वहाँ के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। इस तरह ब्रिटेन से तैयार जो माल थे भारत के बाज़ारों में आने लगा और इससे भारतीय शिल्प और उद्योगों पर किस तरह इफ़ेक्ट पड़ा, इस चैप्टर में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे एंड स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट वी विल स्टडी टॉपिक अबाउट इंडियन टेक्सटाइल्स एंड द वर्ल्ड मार्केट, मीन्स भारतीय जो कपड़े हैं और विश्व बाजार है उसके बारे में। अराउंड 1750 इंडिया वाज बाय फार द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। सबसे पहले कपड़ा उत्पादन के बारे में हम स्टडी करेंगे। बंगाल पर अंग्रेज़ों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। इंडियन टेक्सटाइल हैड लॉन्ग बीन renowned both for their fine quality and exquisite क्राफ्ट्समैनशिप। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। दे वर एक्सटेंसिवली ट्रेडेड इन साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया जैसे जावा, सुमात्रा, पेनांग और पश्चिम और मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार होता था। From the 16th century, European trading companies began buying Indian textiles for sale in Europe. और 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी। इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों की हुनर की यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा है। नेक्स्ट, वर्ड्स टेल अस हिस्ट्रीज, मीन्स शब्दों में इतिहास छिपा है या शब्द इतिहास बताते हैं। यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट इनकाउंटर्ड फाइन कॉटन क्लॉथ फ्रॉम इंडिया कैरिड बाय अरब मर्चेंट्स इन मोसुल इन प्रेजेंट डे इराक। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया जो बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसुल शहर
में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। They began referring all finely woven textiles as muslin, a word that acquired wide currency. इसी आधार पर वे बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन या जिसे मलमल कहते हैं कहने लगे। और जल्दी ही यह बहुत ज़्यादा प्रचलित भी हो गया। द कॉटन टेक्सटाइल्स विच पोर्तुगीज टुक बैक टू यूरोप अलॉन्ग विथ द स्पाइसेस कैम टू बी कॉल्ड कैलिको, विच बिकेम द जनरल नेम फॉर ऑल कॉटन टेक्सटाइल्स। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिमी भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला और यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट से ही जो शब्द निकला जिसे कैलिको कहने लगे वे। बाद में हर तरफ से सूती कपड़ों को कैलिको ही कहा जाने लगा। इन 1730 English East India Company sent to its representatives in Calcutta to order a variety of cloth pieces in bulk. Amongst the pieces ordered in bulk were printed cotton cloths called chintz, koshas ya khasa, and bandana. Chint is derived from the Hindi word chint, a cloth with small and colorful flowery designs. The word bandana term is derived from the word bandhana, refer to any brightly colored and printed scarf for the neck or head. 1730 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में स्थित अपने एक ऑर्डर बुक अपने नुमाइंदों के पास भेजा और इनमें थोक में जो कपड़ा था ऑर्डर किया गया था, जिनमें छापेदार जो सूती कपड़े थे वो भी शामिल थे। उन्हें ये व्यापारी जो थे छिंट या कोशा या बंडना कहते थे। जो ये छिंट शब्द है ये कहाँ से आया है आपको पता है? ये जो शब्द है इंग्लिश का छिट शब्द से, जो इंग्लिश शब्द है छिंट से, ये हिंदी का जो शब्द है छींट के कपड़े जो आप सुने होंगे उससे लिया गया था। हमारे यहाँ छींट जो है रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छापे वाले कपड़े को कहा जाता है। और 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार जो भारतीय सूती कपड़े की थे उनकी ज़बरदस्त मांग शुरू हो चुकी थी और आकर्षक फूल पत्तियाँ, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहनती थी। बांडाना जो शब्द है इसका इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गलेबंद या गले में पहनने वाले स्कार्फ के रूप में किया जाता था, जिसे यह जो बंडना शब्द है हिंदी के बंधना शब्द से लिया गया है। इसमें चटक रंग वाले, चमकीले रंग वाले ऐसे बहुत सारे किस्म के कपड़े आते थे जिन्हें बांधने और रंगसाजी की विधियों से ही बनाया जाता था। The printed cotton cloths called chin clothes, bandana. There were other cloths in the order book that were noted by their place or origin, such as कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा और चारपुर। और जो एक बड़ा जो ये बही का में दूसरे कपड़ों का एक जो
ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1730 में एक ऑर्डर बुक था, जिसका पन्ना आपकी बुक में दिया हुआ है। इसमें उन्होंने ऑर्डर किया था। उसी बही में कई दूसरे तरह के कपड़ों का भी जिक्र है, जिसका नाम उन्होंने जन्म स्थान के अनुसार लिखा था, जैसे कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, शाहपुर एक्सेट्रा। और ये जो इन शब्दों का व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने मशहूर हो चुके थे। Next we will read topic about Indian textiles in European market, means यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा। By the early 18th century, worried by the popularity of Indian textiles, wool and silk makers in England began protesting against the import of Indian cotton textiles. 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे। और in 1720 the Calico Act was introduced in England, which banned the use of printed cotton textiles sheets। और इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े, जिन्हें छीट कहा जाता था, के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया गया। और संयोग से इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा गया। Competition with Indian textiles led to a search for technological innovation in England. In 1764, the spinning jenny was invented by John Keane, which increased the productivity of the traditional spindles। और भारतीय कपड़ों के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में जो तकनीकी सुधारों की ज़रूरत दिखाई देने लगी थी, तो 1664 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। स्पिनिंग जेनी एक ऐसी मशीन है जिससे एक जो कामगार है एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था। जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियाँ घूमने लगती थी, उसे ही स्पिनिंग जेनी कहा जाता था। तो इसका आविष्कार किया जॉन के ने, जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई। इन 1786 steam engine was invented by Richard Arkwright, which revolutionized cotton textile weaving। और 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने जब स्टीम इंजन का आविष्कार किया तो उससे सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप में बदल दिया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था। इसके बावजूद दुनिया के बाज़ारों पर भारतीय कपड़े का दबदबा बना हुआ था। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, द डच, द फ्रेंच and the English made large profit through textile trade with India। और डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य जो यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया था। These companies purchased cotton and silk textiles in India by importing silver। और ये जो कंपनियां थी भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी। When the English East India Company gained political power in Bengal, they used revenues from peasants and zamindars in India to buy Indian textile। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई तो उसे भारतीय चीज़ें खरीदने के लिए चांदी मंगाने की ज़रूरत नहीं थी। ये हम चैप्टर 2 में स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी भारत में ही किसानों और जमींदारों से रेवेन्यू इकट्ठा करके उस पैसे से कपड़ा खरीदने लगी। नेक्स्ट,
हम स्टडी करेंगे हु वर द वीवर्स। बुनकर कौन थे? वीवर्स ऑफन बिलोंग्ड टू कम्युनिटीज दैट स्पेशलाइज्ड इन वीविंग। बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदायों के ही कारीगर होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपने इस हुनर को आगे बढ़ाते थे। Their skills were passed on from one generation to the next. Some communities famous for weaving, Tati weavers of Bengal and Julahas or Momin weavers of North India, Sel and Kaikolar and Dimanches of South India। और बंगाल के ताती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के साले और कैकोलार तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। The first stage of production was spinning, done mostly by women, in which charkha and the takli were used. सूत कातना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था और यह काम अधिकांशतः महिलाओं को ही जिम्मे रहता था। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे। धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेट दिया जाता था। जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते थे और ज़्यादातर आफ्टर वीविंग स्पिनिंग वॉज डन मोस्टली बाय मैन। ज़्यादातर समुदायों में बुनाई का काम पुरुष करते थे। फॉर कलर टेक्सटाइल्स द थ्रेड वॉज डाइड बाय द डायर, नाउ अस रंगरेज। और रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज इस धागे को रंग देते थे। फॉर प्रिंटेड क्लॉथ द वीवर्स नीडेड द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटर्स, नाउ अस छिपगर्स मीन्स छपाईगार्स कहा गया है। उन कपड़ा को रंगने वाले छपाईदार जो होते थे, कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को छिप्पीगर नामक माहिर कारीगरों की ज़रूरत होती थी। छिप्पीगर जो माहिर कारीगर होते थे बहुत ही कुशल कारीगर होते थे जो ठप्पे से छपाई करते थे और हथकरघों पर होने वाली जो बुनाई होती थी उससे जुड़े व्यवसायों से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी। नेक्स्ट वी विल रीड टॉपिक अबाउट द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। भारतीय कपड़े का पतन कैसे हुआ, डिक्लाइन कैसे हुआ इंडियन टेक्सटाइल का, आगे हम स्टडी करेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोड्यूसर in India in several ways. Indian textiles now had to compete with British textile in the European and American market. ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। सबसे पहला जो था, भारतीय कपड़े जो थे वो यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों के मुकाबला करना पड़ता था। और सेकेंड, एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल्स टू इंग्लैंड आल्सो बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट सिंस वेरी हाई ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन इंडियन टेक्सटाइल इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन। और दूसरा, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़ों पर बहुत ज़्यादा जो टैक्स था, सीमा शुल्क था, वो थोप दिया था। By the beginning of the 19th century, English made cotton textiles successfully displaced Indian goods from their traditional market in Africa, America and Europe. यहाँ ये बताया गया कि इंग्लैंड में बने सूती कपड़े जो थे 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक भारतीय कपड़ों को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाज़ारों से बाहर कर दिया गया था। इसकी वजह से हमारे यहाँ के जो हज़ारों बुनकर थे वो बेरोजगार हो गए। सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदना बंद कर दिए और उनके जो एजेंट थे उन्होंने तयशुदा जो आपूर्ति थी उसके लिए बुनकरों को पेशगी देना भी बंद कर दिया।
जो बुनकर थे वे बहुत परेशान हो गए और परेशान बुनकरों ने फिर मदद के लिए बार बार सरकार के पास गए और उन्होंने मदद के लिए अपनी गुहार लगाई, लेकिन असली जो प्रॉब्लम थे अभी आने वाले थे। बाय द 1830s ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ फ्लूडेड इंडियन मार्केट्स। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन से बने सूती कपड़ों से पड़ गए। Some types of cloths could not be supplied by machines, thus handloom weaving did not completely die in India। यहाँ यह बताया गया कि 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन से बने जो सूती कपड़े थे उससे भर गए थे। दरअसल 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। इससे न केवल बुनकरों बल्कि सूत काटने वालों की भी हालत खराब होती गई। जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काट कर ही अपना जीवन चला रही थी वे सभी बेरोजगार हो गए। लेकिन भारत में हथकरघा से होने वाली जो बुनाई थी वो पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। इसकी वजह यह थी कि कपड़ों की कुछ किस्में मशीनों पर नहीं बन सकती थी और जो बारीक कारीगरी होती थी, जटिल और मनभावन किनारी वाली साड़ी और परंपरागत बुनाई वाले कपड़े थे वो मशीनों पर कैसे बन सकते थे। इन कपड़ों की न केवल रईसों के बीच बल्कि मिडिल क्लास में भी काफ़ी डिमांड थी और न ही ब्रिटेन के कपड़ा मिलों में वह मोटा कपड़ा बनता था जिसे भारतीय गरीब पहनते थे। Later during the national movement, Mahatma Gandhi urged people to boycott imported textile and use hand-spun and hand-woven cloth. Khadi gradually became a symbol of nationalism. बाद में जब राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने लोगों से आह्वान किया कि वे जो आयातित कपड़े हैं उनका बहिष्कार करें और हाथ से कते सूत और हाथ से बुने कपड़े ही पहने, तब खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनता चला गया और जो चरखा है भारत की पहचान बन गया और 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दी गई। Many weavers became agricultural laborers। बहुत सारे जो वीवर्स थे वो एग्रीकल्चरल लेबर्स भी थे। Some migrate to cities in search of work and others went out of the country to work in प्लांटेशन इन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। बहुत सारे लोग अपना आजीविका का साधन गंवा चुके थे, तो बुनकरों और सूत काटने वालों का क्या हुआ, ये जो आगे बताया गया कि बहुत सारे लोग खेतीहर मजदूर बन गए और कुछ काम की तलाश में शहरों की तरफ चले गए और बहुत सारे जो लोग थे देश से बाहर अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बागानों में काम करने के लिए चले गए। सम हैंडलूम वीवर्स आल्सो फाउंड वर्क इन द न्यू कॉटन मिल्स that were established in Bombay, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर एंड कानपुर। और इनमें से कुछ जो हथकरघा बुनकर थे वो बम्बई, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर और कानपुर में खुले नए कपड़ा कारखानों में उनको नौकरी मिल गई। सो यहाँ हमने आज के इस चैप्टर में जो कि बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक थे उनके बारे में स्टडी किया। मतलब उस चैप्टर में हमने कुछ पॉइंट्स को स्टडी किया। इस चैप्टर का आज हम इतने ही पार्ट को स्टडी करेंगे। मुझे आशा है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर का हम नेक्स्ट पार्ट आगे का डिटेल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। सो thank you for watching।